Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of June 2021. तो 22 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैंने आपको इंस्टाग्राम पेज की लिंक भी दे दी है और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज चेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज। इनमें से कौन हेड करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को? मैंने बताया है आपको। ऑप्शंस आर: ए, डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी; B is Secretary of Indian Council of Agriculture Research; C is Secretary, Additional Secretary of MOEF and CC; and D is Principal Scientific Advisor of India. This is question number 1. Question number 2 is, which of the following statements with respect to herbicide tolerant BT cotton, HTBT cotton, herbicide tolerant BT cotton are correct? पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड मेकिंग द प्लांट रेजिस्टेंट टू द हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट. Second is, it is the only transgenic crop that has been approved by the Center for Commercial Cultivation in India. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 3 इज, फ्रेश वाटर घड़ियाल, फ्रेश वाटर घड़ियाल आर लिस्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी अंडर IUCN? तो IUCN की कौन सी कैटेगरी में आते हैं फ्रेश वाटर घड़ियाल? ऑप्शंस आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड या endangered. So these are the three questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. आप आंसर करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है ना। Now let's see the mains question of the day. The mains question of the day is, the estimation of poor has been done very casually in this country. The estimation of poor has been done very casually in this country. We need fresh calculations and then act accordingly. Discuss. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि इस देश में जो पुअर की काउंटिंग है, यानी कुल मिला के जो पॉवर्टी लाइन की काउंटिंग है, बहुत ज़्यादा कैजुअली की गई है। आपको ये बताना है कि क्या हमको नए कैलकुलेशंस की ज़रूरत है, एंड अगर है तो उसको फिर जब कैलकुलेट कर लें उसके बाद किस तरीके से हमको एक्ट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी इन दिस आर्टिकल, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। लेट्स सी द प्रीलिम्स फैक्चुअल न्यूज़ एनालिसिस। पहली जो न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये PIB की न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इस समय चल रहा है। तो पहली न्यूज़ है, सेक्शन 27A ऑफ द NDPS एक्ट। याद रखिएगा, सेक्शन 27A ऑफ द NDPS एक्ट की हम बात कर रहे हैं। NDPS एक्ट का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो लास्ट ईयर एक फेमस एक्टर के डेथ के बाद ये सारा इशू स्टार्ट हुआ था NDPS का, आप सबको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रैकडाउन किया जा रहा है ऑन द नारकोटिक्स, स्पेशली नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के अंतर्गत। तो ये एक्ट याद रखेगा 1985 का है। नाउ 2014 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। अब 2014 में अमेंडमेंट्स के बाद क्या चीज़ अभी रिसेंटली हाई कोर्ट्स ने इशू उठाया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सेक्शन 27A पहले हम देख लेते हैं क्या है। तो NDPS एक्ट का सेक्शन 27A बोलता है, पनिशमेंट ऑफ दोज फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग, या ये ठीक है ना। तो पनिशमेंट ऑफ दोज हु आर फाइनेंसिंग द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ द नारकोटिक सब्सटेंसेस। तो ऐसे लोग जो कि फाइनेंस करते हैं ऐसी नारकोटिक सब्सटेंसेस का कहना चाहिए कि इनको मतलब कि फाइनेंस करते हैं, उन लोगों को पनिशमेंट दी जाती है अंडर सेक्शन 27A के तहत। लेकिन हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये बोला है कि ये सेक्शन जो है ये इनऑपरेबल है। इनऑपरेबल का मतलब क्या होता है कि मतलब इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा कठिन है। अब क्यों एग्जीक्यूट करना कठिन है, उसका रीज़न क्या है? देखो, हुआ क्या था कि 2014 में जब अमेंडमेंट्स हुए थे, 2014 में जब अमेंडमेंट्स हुए थे तो सेक्शन 27A ये बोलता है। अब देखो इशू कहाँ पर आया, इशू यहाँ पर आया कि सेक्शन 27A बोलता है कि पनिशमेंट्स उन ऑफेंसेस में मिलेगी जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 8A सब क्लॉज 4 में पनिशेबल है, ठीक है ना, उसमें मेंशन्ड है। तो सेक्शन 27A बोलता है कि पनिशमेंट किसके लिए मिलेगी? पनिशमेंट उन ऑफेंसेस के लिए मिलेगी जो सेक्शन 2 उसका सेक्शन 2 का 8A और उसका सब क्लॉज जो है 4। तो सेक्शन 2 क्लॉज 8A सब क्लॉज 4 में जो ऑफेंसेस मेंशन्ड है उनके लिए पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 27A में मिलेगी। लेकिन जब 2014 में अमेंडमेंट हुआ तो सेक्शन 2 क्लॉज 8A सब क्लॉज 4
4 जो था उसको इनऑपरेबल कर दिया गया। तो जब ये क्लॉज ही हट गया तो कुल मिलाकर के सेक्शन 27A तो इनऑपरेबल हो ही गया ना। तो यही इशू है जो कि अभी रिसेंटली त्रिपुरा हाई कोर्ट ने मेंशन किया था, त्रिपुरा के कोर्ट ने मेंशन किया, और उसमें ये भी उन्होंने बोला कि भाई जब आपका ये सेक्शन 2 उसका क्लॉज 8A सब क्लॉज 4 जो है वो अगर हटा हुआ है तो सेक्शन 27A में आप पनिशमेंट किन ऑफेंसेस के लिए दोगे, वो ऑफेंसेस तो फिर हट ही जाएंगे ना। तो दिस इज द इशू विच इज गोइंग ऑन सेक्शन 27A ऑफ द एनडीपीएस मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको वो बता दिया कि किसके अंतर्गत पनिशमेंट थी एंड ऑल। इशू क्या है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, जो दूसरा न्यूज आइटम है, वो है आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी न्यूज में था। एंड आर्टिकल 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स इन केस ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। It deals with the protection of certain rights in case of conviction for offenses। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। जब कन्विक्शन किसी को कन्विक्ट किया जाएगा तो उसके लिए 2-3 क्लॉजेस दिए गए हैं। पहला है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब कि जब वो एक्ट हो रहा है उस समय जो पनिशमेंट उसके लिए है उससे ज्यादा आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। मान लो किसी चीज में पहले फांसी की सजा दी जाती थी मगर आज केवल 5 साल की सजा दी जाती है, तो आज प्रेजेंट में अगर कोई एक्ट कमिट होगा तो केवल 5 साल तक की ही सजा दी जा सकती है, पुराना किसी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये है डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट। डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट मतलब कि एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, मतलब एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती बाय द लॉ, है ना। लेकिन बाय द प्राइवेट एंटिटी जरूर दी जा सकती। मान लो कोई व्यक्ति था, सपोज देयर इज अ पर्सन हु did an offense of sexual harassment at workplace, sexual harassment at workplace किया। अब sexual harassment at workplace के कारण उसको सजा मिलती है, कोर्ट तो उसको सजा देगा ही। अब ऑफिस जो है वो उसको अपने यहाँ से टर्मिनेट कर सकता है, जो प्राइवेट ऑफिस है उसको टर्मिनेट कर सकता है एंड ही माइट द ऑफिस माइट नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन एंड ऑल फॉर दैट। तो ये आप उसको बोलोगे डबल जियोपार्डी, तो ये डबल जियोपार्डी नहीं है। गवर्नमेंट उसको 2 पनिशमेंट नहीं दे सकता, मतलब कि इस ऑफेंस के लिए 2 बार ये नहीं बोल सकता कि भैया पहले आप 7 साल 10 साल तक की सजा झेलो, फिर जब आप निकलोगे तो मैं फिर से आपको 5 साल की सजा दूंगा, ऐसा नहीं देगा वो, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एक ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। थर्ड इज नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप किसी व्यक्ति को उसके अगेंस्ट गवाही देने के लिए नहीं बोल सकते। नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब वो खुद के खिलाफ गवाही अगर चाहे तो नहीं देगा, उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता। आगे मूव करते हैं, तीसरे न्यूज आइटम में आते हैं। व्हाट इज समर सोल्स्टिस। तो अब कल आपको पता था 21 जून है, सबसे बड़ा दिन रहता है। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ 2021 वाज दैट 21st ऑफ जून, है ना। एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। जो इंसोलेशन सन से मिलता है वो भी बहुत ज्यादा रहता है। एनर्जी रिसीव्ड इज मोस्ट, क्योंकि आप सबसे अधिक देर तक के लिए सन रहेगा। And this day is referred to as summer solstice, is the longest day of the summer season, and it occurs when the sun is directly over the tropic of Cancer. The sun is directly over the tropic of Cancer, or more specifically right over the 23.5 degree north latitude. तो sun जो रहता है वो directly over tropic of Cancer रहता है, and more specifically right over the 23.5 degree north latitude. 2019 में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, on 21st June the sun, A option is do not set below the horizon at the Arctic Circle, does not set below the horizon at Antarctic Circle, shines vertically overhead at noon on the equator, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn. So this is the question which was there in the Civil Services Examination 2019. Please do tell me the answer for this question, है ना। अगला जो न्यूज है वो है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। व्हाट इज गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का मतलब है कि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को लेते हो लैब में और उसके डीएनए को अल्टर करते हो, उसके जीन को अल्टर करते हो, मतलब कि उसके अंदर एक म्यूटेशन प्रोवाइड करते हो, तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या हो गया। किसी ऑर्गेनिज्म को आपने लिया लैब में और उसका फिर जीन अल्टर किया एंड इंट्रोड्यूस किया म्यूटेशन उसके अंतर्गत, ताकि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, विरुलेंस और इम्यूनोजेनिसिटी को पता लगाया जा सके।
ताकि वो किस रेट में ट्रांसमिट होता है, यानी कि ट्रांसमिसिबिलिटी, विरुलेंस कितना ज़्यादा विराइल है वो, और कितना इम्यूनोजेनिसिटी मतलब कि इम्यून सिस्टम को कितना इंपैक्ट करता है, ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए जब आप म्यूटेशन इंड्यूस करते हो किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसको गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बोलते हैं। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च मतलब कि यू डू द मैनिपुलेशंस ऑन द पैथोजेनिक माइक्रोब्स, पैथोजेनिक माइक्रोब्स के ऊपर आप मैनिपुलेशंस करते हैं एंड उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी और विरुलेंस, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आप ये चीज़ करते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट डिसीजन ऑन एक्स ग्राशिया पेमेंट। तो एक्स ग्राशिया पेमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। अब देखो हुआ क्या रिसेंटली, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया कोविड-19 वैसे ही था जैसे कि अर्थक्वेक आया और चला गया, ठीक है ना। दिस इज द थिंग विच वॉज सेड बाय दैट। अब पहले इन्होंने इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया हुआ था। नेशनल डिजास्टर घोषित करने के बाद होता क्या है कि नेशनल डिजास्टर घोषित करने के बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसका सेक्शन 12 ये कहता है दे शुड बी प्रोवाइडेड विद द एक्स ग्राशिया, एक्स ग्राशिया प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और चूंकि कोविड-19 को भी नेशनल डिजास्टर घोषित किया गया था तो आप उसके लिए भी उनको एक्स ग्राशिया पे करिए। तो बट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अभी ट्विटर पे ये आया कि पैसा हमारे पास है बट मनी हमारे पास है, बट इशू ये है कि हम चाहते हैं कि कोई एक होलसम सोल्यूशन निकाला जाए रादर देन गिविंग मनी टू दोज हु हैव सफर्ड इन दिस कोविड-19। तो उन्होंने कहा कि हम एक होलसम एक टोटल सोल्यूशन निकालना चाहते हैं रादर देन गिविंग दिस एक्स ग्राशिया। अब एक्स ग्राशिया के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। देखो एक्स ग्राशिया जो पेमेंट होती है इट इज मेड टू एन इंडिविजुअल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट इन क्लेम्स फॉर डैमेजेस। अगर कोई अचानक से डैमेज होती है तो गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके लिए एक पेमेंट देते हैं जिसको एक्स ग्राशिया बोलते हैं। लेकिन एक्स ग्राशिया पेमेंट जो होती है वो टोटली वॉलंटरी होती है, उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से कंपेल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ की ये बाय फेवर होती है, इट इज़ बाय मीन्स ऑफ फेवर, ठीक है ना। इसको याद रखेगा, इन लैटिन एक्स ग्राशिया का मतलब ही फेवर होता है। तो द गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे बट दे कैन पे as a favor to those who have been suffering, who have suffered in this कोविड-19। तो ये आज जरूर याद रखिएगा, एक्स ग्राशिया का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एक्स ग्राशिया अमाउंट जो होती है वो कंपेल करके आप नहीं ले सकते, हाँ दे कैन गिव टू यू दैट पेमेंट बाय फेवर, बाय डूइंग अ फेवर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एक्स ग्राशिया अमाउंट जो होती है वो फेवर में दी जाती है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट विच इज देयर। और वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप फिर क्या कर रहे हो जब सेक्शन 12 आपका बोलता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का कि आपको देना है अगर कोई नेचुरल डिजास्टर इस तरीके से, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं, एंड अगर आप नहीं दे रहे तो आप क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। मूव करते हैं आज के मैप ऑफ द डे की तरफ। अब आज का मैप जो है बहुत सिंपल मैप मैंने लिया है, बेलारूस का मैप था जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि बेलारूस के अगेंस्ट, मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ, बेलारूस के अगेंस्ट जो यूएसए है या यूरोपियन यूनियन है उन्होंने सैंक्शंस अभी अप्लाई किए हैं। दे हैव पुट सैंक्शंस अगेंस्ट द बेलारूस बिकॉज एक प्लेन था, एयरलाइन थी जिसका कि लैंडिंग कराया गया फोर्सफुली और बहुत सारे इश्यूज थे जिसके कारण बेलारूस के ऊपर क्या किया गया, सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो लेट मी टेल यू द बेलारूस कहाँ पर है। एक मोटी मोटी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेलारूस यहाँ पे उसकी मिन्स्क आपको दिख रहा है, देखो दिस इज द कैपिटल ऑफ दैट, मिन्स्क कैपिटल है। अब ये लाई करता है, देखो यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, सबसे पहले ऊपर रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये जो ईस्टर्न पार्ट है इसका वो रशिया के साथ बॉर्डर करता है। तो बेलारूस का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो रशिया के साथ है। देन जो सदर्न बाउंड्री है वो यूक्रेन के साथ है, सदर्न बाउंड्री यूक्रेन के साथ है, देखो सदर्न बाउंड्री यूक्रेन के साथ है। दिस इज द सेकंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। देन इधर आपका जब वेस्ट में आओगे तो पोलैंड के साथ है, आपकी पोलैंड के साथ बाउंड्री है। इधर लिथुआनिया के साथ बाउंड्री है, लातविया के साथ बाउंड्री है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज कंट्रीज। ये 5 कंट्रीज हैं जो कि जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रही है। कौन कौन सी कंट्रीज है, रशिया के साथ इसका बाउंड्री हो गया बेलारूस का। देन बेलारूस की बाउंड्री हमने देख ली है, यूक्रेन के साथ हो गई। देन हमने बेलारूस की बाउंड्री देख ली पोलैंड के साथ, देन लिथुआनिया के साथ और लातविया के साथ। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूपीएससी पूछ सकता है वो है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। देखो आप देख लो, ये लैंड लॉक्ड कंट्री किसी भी वाटर बॉडी को ये टच नहीं कर रही, डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी को टच नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो बेलारूस आपको दिखा दिया मैंने। यहाँ पे रशिया,
Ukraine, Poland, Lithuania, Latvia. These are the countries which are touching this Belarus, and Belarus जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है. इट इज़ नॉट अ कंट्री जहाँ पे वाटर बॉडीज को सराउंड नहीं कर रही है. देखो, तो इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री. रिमेंबर दिस फैक्ट अगेन रिगार्डिंग बेलारूस. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. एंड यूपीएससी जब पूछेगा क्वेश्चन तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा या रिसेंट इवेंट के बारे में पूछ लेगा. ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज देयर फ्रॉम द मैप ऑफ द डे. मूव करते हैं एडिटोरियल ऑफ द डे में. जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द स्टेट ऑफ इंडियाज पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड. अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है इंडिया के पुअर की, उनके रिगार्डिंग कैलकुलेशंस की, पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन की. सबसे पहले ऑथर ने बात की कि रिसेंटली कोविड-19 के कारण जो पुअर का स्टेट है वो और ज़्यादा मतलब कि और ज़्यादा बुरा हुआ है. अगर पुअर की कंडीशंस देखें तो और ज़्यादा डिटीरियरेट हुई है. ठीक है ना. सक्सेसिव वेव्स ऑफ कोविड हमको देखने को मिली, जिसमें कि थर्ड वेव अभी आनी बची ही हुई है. और ज़्यादा मतलब काफ़ी लोगों ने जॉब लॉस की. न केवल काफ़ी लोगों ने जॉब लॉस की, बल्कि जो लोग अब थोड़े से स्लाइटली अबव पॉवर्टी लाइन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन शिफ्ट हो गए. स्लाइड देखने को मिला और हंगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. अभी वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेटेड पॉवर्टी लाइन है वो $2 अ डे रुपीज़ है. $2 अ डे, $2 की मतलब कि लगभग 140 रुपये प्लस 140 प्लस रुपीज़ जो पॉवर्टी लाइन है ये डिसाइड की गई है वर्ल्ड बैंक की. $2 पॉवर्टी लाइन है वर्ल्ड बैंक की. तो this might be inadequate, but it would be a start and higher than the last proposed poverty line. अब ऑथर का ये कहना है कि हमको भी जल्दी से जल्दी ये वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी लाइन है $2 की उसको अपना लेना चाहिए और उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन करने चाहिए, क्योंकि ये भी इनएडिक्वेट है. एक्चुअली में तो $2 भी कुछ नहीं होता किसी एक इंडिविजुअल के लिए एक दिन के लिए, लेकिन इट वुड बी अ गुड स्टार्ट एज इट इज़ मोर देन द लास्ट प्रपोज लाइन ऑफ सी रंगराजन कमेटी. तो सी रंगराजन कमेटी और जो तेंदुलकर कमेटी ने दी थी लास्ट पॉवर्टी लाइन, उससे तो कम से कम ये ज़्यादा ही है ना. अब ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि द फर्स्ट थिंग, द फॉल इन द मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो पर कैपिटा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 2017-18 में देखा जाए तो वो पहली बार घटा है सिंस 1972-73. तो 17 और 18 में पहली बार 1972 और 73 के बाद पर कैपिटा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हुआ है. ऑब्वियस सी बात है कोविड-19 का इसके बाद इम्पैक्ट भी आया तो और ज़्यादा डिक्रीज होने लगा है ये. ठीक है ना. देन अभी ऑथर ने ये बोला कि चाहे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लो उसमें हम सीरियस हंगर कैटेगरी में इंडिया लाई करता है. इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर हम बात करें तो उसमें हमने मैल न्यूट्रिशन, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी, ये सारी इश्यूज हमने देखे हैं. एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में भी हमने देखा है. फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो बांग्लादेश से भी हमारी पुअर कंडीशन है. इंडिया हैज़ पुअर स्टैटिस्टिक्स देन बांग्लादेश ऑल्सो. जो इनकम इन इंडिया की एवरेज इनकम स्टैटिस्टिक्स हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा पुअर हो गया है. एंड ये जो रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न फॉर इंडियंस टू इंट्रोस्पेक्ट. यही रीज़न है कि हमको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट ऑल दीज इशूज़. ठीक है ना. Now the precarious situation after the 2016 demonetization. ऑथर ने कहा कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ. एक्चुअली 17-18 का डेटा क्यों हमको ऐसा देखने को मिला कि 16 के बाद हुआ डिमोनेटाइजेशन. ठीक है ना. तो वो भी एक कैलामिटी से कम नहीं था. आप सबने उस समय इश्यूज फेस किए होंगे. लोगों को रेडी वालों का काम बंद हो गया, जो कहना चाहिए कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं उनका काम बंद हो गया. MSME में काफ़ी लोग वहाँ पे जॉबलेस हो गए थे. तो 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन था वो भी अपने आप में इशू था. उसके बाद कोविड-19 2019 के एंड में फिर शुरू हो गया. तो काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं लोगों को. ऐसे में जो $2 पर डे का जो है वो ठीक है, वो काफ़ी है, लेकिन इट्स अ गुड स्टार्ट. एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टार्ट. अगर हम देखें तो 2020 में इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 57.3% ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल पुअर. जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल पुअर राइज होने में, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 57.3% था. अगर आप देखो तो, क्योंकि बहुत सारे लोग स्लाइड करके इंडिया में मेनी पीपल स्लाइडेड इनटू द पॉवर्टी लाइन इन द कोविड टाइम्स. ठीक है ना. इतना ज़्यादा इंक्रीज जो पॉवर्टी में देखने को मिला था वो 25 सालों पहले देखने को मिला था, 1951 से 1974 के बीच में. तो ऑथर का कहना है कि 1951 से 1974 के बाद ये पहली बार इतना ज़्यादा पॉपुलेशन राइज देखने को मिला है. 45 सालों 50 सालों में पहली बार, 45 ईयर्स में पहली बार. ठीक है ना. तो ये तो पहले भी डेटा आ चुका था कि पिछले 45 सालों का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड डेटा जो है वो इस बार आया है. पिछले 45 ईयर्स का सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो पिछले साल आया था. ठीक है ना.
नाउ ऑथर सेज कि देयर इज अ डिबेट ओवर द पॉवर्टी लाइन एज वेल। अगर आप सुरेश तेंदुलकर कमेटी देखो तो उन्होंने कहा था कि 816 रुपए पर कैपिटा पर मंथ, 816 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ फॉर रूरल इंडिया एंड 1000 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन इंडिया। तो इसके हिसाब से जो पॉपुलेशन में पुअर आएंगे वो 25.7% आएंगे। अगर सी रंगराजन कमेटी का माना जाए तो 2014 में एस्टिमेट हुआ, उनके अकॉर्डिंग जो पुअर के नंबर है वो 29.6% आएंगे। बट ऑथर सेज कि नंबर इनसे काफ़ी ज़्यादा है। और क्यों नंबर कैलकुलेट होने चाहिए, वाई वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पुअर्स। फर्स्ट रीजन फॉर दैट इज दैट कि जब आपको नंबर्स पता रहेंगे तब आपको पब्लिक ओपिनियन मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि लोग क्या चाहते हैं और क्या उनका कैश ट्रांसफर उनके लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारे इश्यूज आप सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड इज दैट कि डेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट तभी हो सकती हैं जब आपको प्रॉपर डेटा हो, ऑनेस्ट इवेल्युएशन। अगर आपको किसी पॉलिसी का करना है तो आपको नंबर पता होना चाहिए ना कि पहले इतने लोग परेशान थे, अब इतने लोग परेशान है, कम लोग परेशान है, मतलब आपकी पॉलिसी काम कर रही है, ठीक है ना। तो जो ऑनेस्ट इवेल्युएशन है किसी भी पॉलिसी का वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स होंगे। तीसरा जो ऑथर ने कहा है कि डेटा क्यों ज़रूरी है, तो डेटा इसलिए भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अगर एग्जैक्ट एनालिसिस या ऑनेस्ट अकाउंट लगती है नंबर ऑफ पुअर्स का तो इट वुड बी मोर रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट द पब्लिक डिबेट टू बी कंडक्टेड ऑन द कंसर्न्स ऑफ द रियल मेजॉरिटी एंड क्रिएट अ क्लाइमेट दैट डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आप ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करते हैं तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जो लोग सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो वो अपने रीजन पे स्पेसिफिकली काम कर सकते हैं और उन पुअर्स को बाहर निकालने के लिए क्या किया गया इसका भी ऑनेस्ट इवैल्यूएशन किया जा सकता है। दीज आर द थिंग्स विच कैन बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम दिस। ऑथर ने लास्ट रीजन ये दिया कि अगर बिलियनियर्स के नंबर, मिलियनियर्स के नंबर आप कैलकुलेट करके रखते हो तो क्यों नहीं पुअर के नंबर भी कैलकुलेट करके रखा जाए। तो दैट इज व्हाट ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर ने अर्जुन सेन गुप्ता को कोट करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि 836 मिलियन इंडियंस अप्रॉक्स इंडिया में हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं। उस समय अगर अर्जुन सेन गुप्ता की बात मानी जाए तो लगभग 77% ऑफ इंडिया इज मार्जिनलाइज्ड। ऑथर सेज कि दिस फिगर इज मच मोर देन द फिगर ऑफ 25.7% कन्वेड बाय द तेंदुलकर कमिटी, जो पॉवर्टी लाइन कमिट करती कि 25 से 30% के बीच का, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग इंडिया में मार्जिनलाइज्ड हैं एंड इट इज़ देयर राइट दैट उनके बारे में काम किया जाए और उनको उस पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए। तो ऑथर ने वही कहा कि यहाँ बात चल रही एब्जेक्ट पॉवर्टी की, जो बिलो मतलब बेयर मिनिमम सब्सटेंस का लेवल है उसकी हम बात करें, वो भी अगर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाए तो फिर ये आपकी फॉल्ट है, ना कि उन लोगों की फॉल्ट है, ठीक है ना। यू हैव टू प्रोवाइड देम दीज। दूसरा जो आर्टिकल है वो है डीक्रिमिनलाइज सुसाइड के बारे में। अब आप लोग बोलेंगे कि सुसाइड तो ऑलरेडी डीक्रिमिनलाइज्ड हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप जो बात बोल रहे हैं वो 2017 में पार्लियामेंट ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास किया था। पार्लियामेंट ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास किया था जिसका सेक्शन 115 सब सेक्शन 1 जो है वो बोलता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज टू हैव सीवियर स्ट्रेस। मतलब कि अगर आप मेंटल स्ट्रेस या मेंटल किसी उसके कारण आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तभी आप मतलब कि तभी आपकी सुसाइड डीक्रिमिनलाइज है। लेकिन ये चीज़ अगर प्रूव हो जाती है कि आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपका ऐसा नहीं था कि जिसको कि सीवियर मेंटल स्ट्रेस माना जाए, तो मतलब ये कोर्ट्स के ऊपर भी है कि वो किसको सीवियर मेंटल स्ट्रेस कंसीडर करते हैं कि नहीं। आप तो किसी भी चीज़ को बोलोगे कि सीवियर मेंटल स्ट्रेस था, लेकिन कोर्ट आपकी उस चीज़ को सीवियर मेंटल स्ट्रेस कंसीडर करता है कि नहीं। अगर कोर्ट उसको सीवियर मेंटल स्ट्रेस कंसीडर नहीं करता है तो आपको पनिशमेंट सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी के अंतर्गत दी जाएगी, सेक्शन 309, याद रखिए। अब यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस ये किया कि सेक्शन 309 को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऑथर का ये कहना है कि अगर राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी एक राइट है तो आप उसको फोर्सफुली किसी को राइट टू लिव, राइट नॉट टू लिव भी एक राइट होना चाहिए एंड नॉट टू बी फोर्स्ड टू लिव भी एक राइट होना चाहिए। राइट नॉट टू लिव एंड राइट नॉट टू बी फोर्स्ड टू लिव, राइट नॉट टू बी फोर्स्ड टू लिव, ये भी एक राइट होना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। इसके लिए उन्होंने दो तीन केसेस का भी जिक्र किया है। सबसे पहले ऑथर ने पहले बोला कि जो लोग डीक्रिमिनलाइज नहीं होने देना चाहते सुसाइड को, वो जो केस है वो है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1996 का केस है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पे कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट एम्बॉडीड इन दैट। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है
कि सुसाइड इज एन अननेचुरल टर्मिनेशन और एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर इनकम्पैटिबल एंड इनकंसिस्टेंट विद द कंसेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने ऐसा कहा था कि जो सुसाइड है वो अननेचुरल टर्मिनेशन है या अननेचुरल एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ है, इसलिए ये इनकम्पैटिबल है, ठीक है ना। अब जो लोग ये बोलते हैं कि सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, तो वो लोग श्रीपति, यहाँ पे मारुति श्रीपति दूबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986 का जिक्र करते हैं। और इस जजमेंट में जो कोर्ट था उसने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि सेक्शन 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से। एंड इट सेड दैट फॉर एग्जांपल द फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे होता है ना, वैसे ही यहाँ पे वही वाली बात है कि राइट नॉट टू लिव एंड राइट नॉट टू बी फोर्स्ड टू लिव, ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट और दैट दिस इज अ थिंग विच इज़ देयर। एंड ऑथर सेज कि ये सारी चीज़ें देखते हुए लास्ट में ये दिखता है कि जो अगर आप सेक्शन 309 को क्रिमिनलाइज करते हो तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का एंड आर्टिकल 21 का, ठीक है ना। और इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अवॉइड कर देना चाहिए। एंड ऑथर सेज दैट कि इसको रिपील कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं है इंपॉर्टेंट जिसको हम डिस्कस करें। सो राइसी फॉर न्यूक्लियर टॉक्स रूल्स आउट बिडेन मीट। तो यहाँ पे इब्राहिम राइसी जो है नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं ईरान के, आप सबको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। एंड मिस्टर राइसी का ये कहना है कि कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, बात करेंगे, लेकिन बात तभी करेंगे जब कोई रिजल्ट गारंटीड हो। इसके अलावा राइसी ने एक और अच्छा हिंट दिया है कि वो जो है वो सऊदी अरेबिया से बात करने के लिए तैयार है। एक्चुअली में ईरान और सऊदी अरेबिया की बहुत ज़्यादा टसल चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि जो ईरान है वो जो है वो शिया रूल्ड है, शिया मेजॉरिटी है, और जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी रूल्ड है, सुन्नी मेजॉरिटी है। दैट इज़ द इशू विच इज़ गोइंग ऑन। इस कारण से वहाँ पे काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, और इस इशू को भी ख़त्म करने के लिए वो तैयार हैं। फ्लावर प्रोटेस्ट हुआ म्यांमार में। ऑंग सैन सू की का बर्थडे था, जिसके सेलिब्रेशन में जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने मिलिट्री जनता के अगेंस्ट फ्लावर प्रोटेस्ट किया। एंड ऑंग सैन सू की ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोग का, जो आपने फ्लावर प्रोटेस्ट करके मेरा सपोर्ट किया एंड दैट वायलेंस में इसको टर्न नहीं किया। सो दैट वाज अ गुड थिंग। फ्रेश सैंक्शंस ऑन बेलारूस। यहाँ पे जो मैंने आपको बता रहा था कि ईयू, यूएस, ब्रिटेन एंड कनाडा, ये 4 याद रखिएगा। ईयू यूरोपियन यूनियन, यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा ने इम्पोज किया है कोऑर्डिनेटेड सैंक्शंस ऑन बेलारूस ऑन मंडे आफ्टर द फोर्स्ड लैंडिंग ऑफ रायन एयर एयरलाइनर। तो रायन एयर एयरलाइनर का इशू था कि उसको फोर्स्ड लैंडिंग कराया गया, और रायन एयर एयरलाइनर के फोर्स्ड लैंडिंग के बाद बेलारूस पे जो है वो सैंक्शंस, फ्रेश सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं। चाइना क्रैक्स डाउन ऑन क्रिप्टो माइनिंग। चाइना ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काफ़ी क्रैकडाउन किया है। चाइना हैज़ ब्रॉडेंड द क्रैकडाउन ऑन इट्स मैसिव क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इंडस्ट्री। तो याद रखना आप लोगों को कि चाइना में जो लोकल माइनिंग है, क्रिप्टो करेंसी है, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। एंड नाउ जो माइनर्स हैं उनके ऊपर भी वो क्रैकडाउन करने के लिए तैयार है। सेंटर मूड्स बैन ऑन फ्लैश सेल्स ऑन ई कॉमर्स साइट्स। अब सेंटर ने ये बोला है जो ई कॉमर्स साइट्स में जो फ्लैश सेल होती हैं, ऐसी फ्लैश सेल जो कि बाकी के लिए अनकॉम्पिटिटिव या बाकी के ऊपर मोनोपोली करें, ऐसी फ्लैश सेल्स को बैन कर देना चाहिए। दिस इज व्हाट द सेंटर इज सेइंग दैट कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। और जो फ्लैश जैसे कभी कभी अमेजोन पे, कभी कभी फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा कि बोलते हैं फ्लैश सेल्स हैं, बहुत सस्ते, सबसे सस्ते 5 दिन, सबसे सस्ते 2 दिन, ठीक है ना। तो ऐसी फ्लैश सेल जो कि कहना चाहिए कि कन्वेंशनल फ्लैश सेल से अलग होती हैं। मतलब एक सेल ऐसी होती है जिसमें कि ठीक है नॉर्मल 2% 5% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसी फ्लैश सेल जो कि प्रेडेटरी हो, जो कि प्रेडेटर का काम करे ऑन द लोकल सेलर्स एंड ऑल, उन फ्लैश सेल्स को बैन करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। सो दैट इज़ इट फ्रॉम हेयर। एंड इंडिया न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच इतना अच्छा टेस्ट मैच हो सकता था, बट इंग्लैंड के चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है, पूरा बारिश हो गई है। एंड अच्छा एक मज़ेदार टेस्ट जो हो सकता था वो इंग्लैंड को, देखो लगा ये कि इंग्लैंड को लगा कि वो फाइनल में रहेंगे, और इसलिए उन्होंने जो वेन्यू था उसको इंग्लैंड करवा लिया बाकायदा, है ना। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वेन्यू इंग्लैंड है और इंग्लैंड वाले बैठे हैं बाउंड्री लाइन के बाहर, तो ये लोग मैच तो खेल नहीं पाए और हमारा मैच भी गड़बड़ करवा दिया, ठीक है ना। लास्ट सीरीज़ भी अगर आपने देखी हो तो इंडिया की इंग्लैंड के साथ ही थी, क्योंकि इंग्लैंड को लग रहा था कि वो जीत जाएंगे इंडिया से और फिर अपना मैच खेलेंगे बढ़िया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आंसर्स आप सबको पता ही है आज के, जो मैंने बोले थे GEAC को हेड कौन करता है, उसका आंसर हो जाएगा C। दूसरा सवाल मैंने पूछा था HTBT कॉटन क्या है, तो आपको पता है कि HTBT कॉटन को अप्रूवल नहीं मिला है।
दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ही सही रहेगा। तो आई होप यू गॉट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड। एंड नीचे इंस्टाग्राम की लिंक मेरी दी गई है, तो आप चैनल की लिंक आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। एंड लेट्स सी कि क्या होता है कि जो भी नई चीज़ें हैं मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा। और ये क्लासेस जो हैं इस बार पूरी, जो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी 2022 के लिए पूरी की पूरी क्लासेस हम करवाएंगे सारे सब्जेक्ट्स की, तो बी रेडी फॉर दैट। जुलाई में उसके रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर देंगे, है ना। आज सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो फर्स्ट सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगे, एंड मे बी 7 या 8 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और फीस हमने बिल्कुल मिनिमम, जैसा कि आपने सजेशन दिया था, आप लोग जाके अभी वोटिंग कर सकते हैं, पर वोटिंग के अकॉर्डिंग ही, कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने फीस डिसाइड की है। बहुत मिनिमम कॉस्ट रहेगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं ज्वाइन करेगा। और मैं 2 इंस्टॉलमेंट्स का भी उसमें प्रोविजन करूंगा, तो आई विल डू द प्रोविजंस फॉर इंस्टॉलमेंट्स एज वेल। पूरी फीस एक बार में लेंगे भी नहीं। तो आई होप यू विल बी ज्वाइनिंग अस इन दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।